हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीडास यूट्यूब चैनल। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग AIB 20 जो कि अभी 2025 में हेल्ड हुआ था, हम उस पर्टिकुलर पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एज यू ऑल नो कि इस बार का जो AIB 20 का पेपर था दैट वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट दैन दी प्रीवियस पेपर्स विच वर हेल्ड ऑफ AIB, ठीक है, अप टू 19। तो इसीलिए हमें इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए हमें अब AIB के एग्ज़ाम को भी सीरियसली लेना है और उसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, ताकि हम इस पेपर को एस कर सकें, इससे को हम पास कर सकें। और इसीलिए इस वीडियो में हम AIB के मतलब ये जो 20 का पेपर था इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, इसके सारी 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इट्स करेक्ट आंसर्स। एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है उसमें गलत है, कौन सा सही है, और कोई भी ऑप्शन अगर सही है तो वो आखिर क्यों सही है। ठीक है, और सही ऑप्शन के लिए एक शॉर्ट लीगल एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको रेलेवेंट सेक्शंस और उसके पीछे का जो भी लीगल पर्सपेक्टिव है, लीगल बैकिंग है उसकी, उसका भी आपको आइडिया मिले। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। हमने AIB के सारे सब्जेक्ट्स के PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब एक कंप्लीट PDF के फॉर्म में तैयार किया है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है वो PDF। और इनमें आंसर कीज और इंपॉर्टेंट केस लॉ फाइल्स भी शामिल है, वो भी इंक्लूडेड है। अगर आप ये पूरी AIB PYQs की सेट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन हैंडल्स जो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जाएंगी। ठीक है, अब चलिए आज के हम इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स कि एक बैलिफ ने एविक्शन का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया, पर वो ऑर्डर वॉइड निकला क्योंकि वहां पे जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। IPC के सेक्शन 78 के तहत जो बेलिफ है उसको क्या प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, वो कौन सी प्रोटेक्शन उसको मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज कि जो बेलिफ है वो पनिशेबल है एज अ ऑर्डर वाज इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेक्शन 78 ऑफ IPC के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट के मुताबिक गुड फेथ में किया जाए वो ऑफेंस जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी अगर बेलिफ ने सोच समझ के और गुड फेथ में काम किया है तो वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, इसीलिए ये पर्टिकुलर ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज कि यहाँ पे उसको रिड्यूस्ड पेनाल्टी मिलेगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेक्शन 78 में ऐसा कोई भी प्रोविजन वहाँ पे एक्सप्लिसिटली या इम्प्लाइडली मेंशन नहीं है, तो ये एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं है। देन थर्ड इज कि जो बेलिफ है वो एग्जेम्प्ट है इफ एक्टेड इन गुड फेथ, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज सेक्शन 78 जो है वो भी यही कहता है कि जो कुछ कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किया गया, अगर उस वक्त तक ऑर्डर जो है वो वैलिड है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और अगर बेलिफ को लगा कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी तो यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ बेलिफ ने गुड फेथ में एक्ट किया तो उसके ऊपर केस जो है वो नहीं बनेगा। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज एंड ऑफेंडर में बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम। तो ये बहुत ही डायरेक्ट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर आप अपनी बेयर एक्ट को रेफर करके देखते हैं तो वहां पे आपको 14 डेज दैट इज ऑप्शन सी जो है वो वहां पे मेंशन दिखेगा। सेक्शन 12 BNS कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक साथ 14 दिन से ज्यादा की नहीं दी जा सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 क्या उसके हिसाब से जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है उसमें डेथ पे फिक्स्ड कॉम्पनसेशन कितनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो AIB में विड्रॉ कर लिया गया था, बिकॉज ये जो आंसर मतलब यहाँ पे जो ये ऑप्शंस गिवन है ये बिफोर द 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है। तो इसीलिए इस डिस्क्रिपेंसी के कारण जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो यहाँ से विड्रॉ कर लिया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। ठीक है, अब उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि एन एम्प्लॉय कैन बी डीम्ड टू बी इन कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर 1 year ओनली इफ ही हैज वर्कड फॉर 365 days इन द प्रीसीडिंग 12 months विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सर्विस तभी माना जाएगा अगर 365 दिन कॉन्टिन्यूस हो। देन स्टेटमेंट 2 जो है, रीजन जो है वो कहता है कि सिकनेस, एक्सीडेंट, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा भी कॉन्टिन्यूस सर्विस में माने जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट ऑफ 1972। अब हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि क्या इसमें से सही है गिवन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होता है। स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, क्योंकि एक्ट का डेफिनेशन कहता है कि एम्प्लॉय को कॉन्टिन्यूस सर्विस जो है तब माना जाएगा अगर उसने 12 मंथ्स में काम मतलब कम से कम 240 दिन दैट इज 240 डेज काम किया हो। ठीक है, अगर सीजनल ना हो तो 365 दिन अनइंटरप्टेड जरूरी नहीं है। और वहीं जो इसकी रीजनिंग है वो ट्रू है, क्योंकि एक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि किसी भी तरह
कि स्ट्राइक, सिक लीव एक्सेट्रा जो एम्प्लॉय की गलती से नहीं है वो कॉन्टिन्यूस सर्विस में काउंट होता है, वो उसका हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट सेक्शन 2A कहता है कि अगर एक साल दैट इज 12 मंथ्स में 240 डेज दैट इज नॉन सीजनल काम किया तो पूरा साल कॉन्टिन्यूस जो है वो माना जाएगा, और इंटरप्शंस जैसे सिकनेस, स्ट्राइक्स वगैरह को कॉन्टिन्यूस सर्विस में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि आईपीसी के मुताबिक इफ अ पर्सन हार्बर्स एन ऑफेंडर, ठीक है, एक पर्सन जो है वो किसी ऑफेंडर को हार्बर करता है जो कि एस्केप कर चुका है किसी कस्टडी को, एक ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल है अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। और वहीं जो स्टेटमेंट 2 है वो उसका एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि हस्बैंड और वाइफ को पनिश नहीं किया जाएगा। अब हमें गिवन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट इज ओनली स्टेटमेंट ट्रू, सॉरी ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। बिकॉज आईपीसी के सेक्शन 212 के अकॉर्डिंग अगर ऑफेंस की पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 इयर्स तक की है, तो हार्बरिंग ऑफेंडर की सजा जो है, पनिशमेंट जो है वो सिर्फ कुछ महीने की होती है, दैट इज 1/4 ऑफ द टर्म की होती है, ना कि 7 इयर्स की। वही जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है, बिकॉज आईपीसी 212 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है, ये एक्सेप्शन कि ये प्रोविजन हस्बैंड या फिर वाइफ पे अप्लाई नहीं होता है, यानी स्पाउस हार्बर करता है तो वो पनिश नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज कि इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स एन ऑफेंस पनिशेबल विद अ मैक्सिमम ऑफ 10 years imprisonment, what is the maximum years of imprisonment that can be imposed under section 62 of the भारतीय न्याय संहिता of 2023। ठीक है, तो बीएनएस 2023 के सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग अगर किसी ने ऐसा ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की जो 10 साल की जेल तक के लिए है, तो अटेम्प्ट करने पर कितने साल तक की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 5 years। ठीक है, तो बीएनएस के सेक्शन 62 जो है वो कहता है कि अटेम्प्ट की जो ये पनिशमेंट है वो मैक्सिमम आधी सजा तक हो सकती है, और अगर मेन ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 years है, तो अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट है वो 5 years यानी कि हाफ तक हो सकती है, तो अप टू 5 years जो है वो हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक 14 साल का जुवेनाइल एक ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी जो पनिशमेंट है वो या तो क्या कहते हैं डेथ पेनाल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो नहीं है। अब सीआरपीसी 1973 के किस सेक्शन के तहत उसका जो ये केस है वो आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज सेक्शन 27 या फिर सेक्शन 125 या फिर सेक्शन 302, तो या फिर सेक्शन 482। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सेक्शन 125 है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, वहीं जो सेक्शन 302 है वो मर्डर से रिलेटेड है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड जो सेक्शन 482 है वो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचता है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 27 ऑफ द सीआरपीसी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीआरपीसी सेक्शन 27 कहता है कि जो ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है और अक्यूज जुवेनाइल है दैट इज ठीक है हो, तो उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट में ही वो मैटर जो है वो ट्राई होगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन 27 है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑफ 2023 के सेक्शन 290 क्लॉज 1 के मुताबिक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की डेट से कितने दिन के अंदर अक्यूज जो है वो प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 15 है वो गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दैट इज 15 वो गलत है। देन ऑप्शन नंबर बी जो है 30 डेज वो सही है। ठीक है, तो जो सेक्शन 291 है वो कहता है कि चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर अक्यूज प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 इफ अ पर्सन इज ऑर्डर टू पे अ फाइन ऑफ ₹4,000 बट फेल्स टू डू सो, व्हाट इज द मैक्सिमम सिंपल इम्प्रिजनमेंट द कोर्ट में इम्पोज ऑन द डिफॉल्टर। तो अगर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी को 4,000 फाइन दिया गया और वो नहीं उसको चुकाता है, तो उसके अगेंस्ट मैक्सिमम सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो कितना हो सकता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज 2 months वो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज बीएनएस का जो सेक्शन 8 है वो कहता है फाइन अगर वो ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू 5,000 होने पर डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 महीने की होती है। तो यहाँ पे 4,000 का पूछा गया, तो इसीलिए 2 months की जो इम्प्रिजनमेंट है वो उसको दी जा सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 18 के मुताबिक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको बनने के लिए जो पर्सन है उसको कितने साल की एडवोकेसी के रूप में, मतलब एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 7 years वो है। तो सेक्शन 18 क्लॉज 7 ऑफ द बीएनएसएस में लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो पर्सन है
उसको एज एन एडवोकेट कम से कम 7 years प्रैक्टिस जो है, एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज़ की एविडेंस एक्ट जो है हमारा पुराना वाला, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, उसके अकॉर्डिंग वो फैक्ट्स जो अदरवाइज इररेलेवेंट होते हैं कब रेलिवेंट हो सकते हैं. ठीक है, व्हेन इनकंसिस्टेंट विद अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो करेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो जब वो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो तब वो सही हो जाता है. और सेक्शन 11 जो है क्लियरली ये चीज़ बोलता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट ऑल्सो रेलिवेंट हो जाएंगे अगर वो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो. तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज की एविडेंस एक्ट के सेक्शन 33 के तहत प्रायर एविडेंस रेलिवेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. तो सबसे पहला ऑप्शन इज कि एविडेंस जूरी प्रेजेंस में रिकॉर्ड हुआ, तो ये गलत है. बिना जूरीज वाले ट्रायल में होता था, आजकल ये चीज़ इरेलीवेंट है. देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज पहले के प्रोसीडिंग में सेम पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हुए हो. तो ये जो है दैट इज अ प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट. तो ये ऑप्शन जो है वो सही है. सेक्शन 33 जो प्रोवाइजो वाला सेक्शन है उसमें लिखा है कि प्रायर एविडेंस एडमिसिबल तभी होगा जब पहले की प्रोसीडिंग सेम पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में थी. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग अ कोर्ट ट्रायल, ठीक है, किसी भी कोर्ट ट्रायल के टाइम जो डिफेंस लॉयर है वो ऑब्जेक्ट करता है टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पेपर्स प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस. तो वहाँ पे जज जो है वो क्लैरिफाई करता है दैट ओनली डॉक्यूमेंट्स कैटेगराइज्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ वही एक्सेप्ट हो सकते हैं विदाउट अ स्ट्रिक्ट प्रूफ. अब ये जो है क्वेश्चन पूछता है कि विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड फॉल अंडर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है. सबसे पहला इज ड्राफ्ट अग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, तो ये गलत है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. देन दूसरा इज पर्सनल डायरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो गवर्नमेंट ऑफिसर का डायरी भी जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है. देन इज इंटरनल नोट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, अगेन अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट. एंड लास्ट इज जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स. तो ये जो है सही ऑप्शन है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जुडिशियल एक्ट्स और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे जजमेंट्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर थिंग्स सेड और डन बाय वन कॉन्स्पिरेटर टू बी एडमिसिबल अगेंस्ट अदर्स अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन इज कि कॉन्स्पिरेसी के बाद द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी हैज एंडेड, तो ये गलत है. देन दूसरा इज कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि इन्वॉल्व करता है अनरिलेटेड मैटर्स ऑफ पर्सनल बेनिफिट, तो ये भी गलत है. एंड थर्ड ऑप्शन इज द देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट, तो ये सही ऑप्शन है. बिकॉज सेक्शन 10 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब प्राइमा फेसाई कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है तब एक कॉन्स्पिरेटर का जो एक्ट है या फिर जो उसका स्पीच है, कुछ भी वर्बल कहा गया, सब पर ये लागू होता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज की सीआरपीसी सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है वो किसी पर्सन को सेंटेंस करता है फॉर अ 2 years imprisonment एंड अ फाइन, देन व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ही में इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन. ठीक है, अगर फाइन डिफॉल्ट होता है तो कौन सा मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 6 months. ठीक है, सो ये चीज़ क्लियरली आपको सेक्शन 30 में मैंशन है ऑफ द सीआरपीसी कि डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट 1/4 ऑफ मैक्सिमम सब्सटैंटिव सब्सटेंस सेंटेंस. ठीक है, द नेक्स्ट इज की एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया था टू इंश्योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6. तो ये चीज़, ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में मैंशन है, तो ये आपको मैंशन है आर्टिकल 45, जो कि कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 years. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन वी हैव कि सीपीसी के अकॉर्डिंग कौन डायरेक्ट कर सकता है कोर्ट को दैट पास द डिक्री टू टेक सिक्योरिटी व्हेन एन एग्जीक्यूशन ऑर्डर इज चैलेंज्ड इन अपील. ठीक है, तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज एपलेट कोर्ट, जो कि हेयर कर रहा है अपील को. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 एपलेट कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को सिक्योरिटी लेने का डायरेक्शन जो है वो दे सकता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज की अकॉर्डिंग टू दिस सीपीसी अगेन हाउ मेनी हाई कोर्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूट द जुडिशियल मेंबरशिप ऑफ द रूल कमेटी. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. द नेक्स्ट इज की द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 के अकॉर्डिंग what is ordinarily the maximum punishment for copyright infringement under section 63. So इसका correct answer is option number A, that is imprisonment up to 3 years and fine up to 2 lakh rupees. ठीक है, ये option ये जो है आपको section 63 of the copyright act में clearly mentioned है.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक कोई भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इन इंडिया सीक करती है टू प्रिजर्व इट्स यूनिक स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो इनको गारंटी देता है कि वो इस चीज़ को कंजर्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 29 क्लॉज 1 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट और कल्चर ये सभी प्रिजर्व करने का राइट जो है वो प्रोवाइडेड है। द नेक्स्ट इज की सेक्शन 58 ऑफ द CPC के अकॉर्डिंग what is the maximum period of detention in civil prison for a decree amount exceeding rupees 5000, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 months, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सेक्शन 58(1)(a) में प्रोवाइडेड है। The next is कि which of the following situation falls within section 58(1)(b) of the CPC 1908। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, दैट इज डिक्री फॉर 3500, तो उस केस में डिटेंशन जो है अप टू 6 weeks की हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ सिविल सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट अजय, ठीक है। एक सिविल सूट अजय के अगेंस्ट फाइल होता है एंड कोर्ट जो है उसको समन करती है ताकि वो आए और कोर्ट में अपियर हो। फिर समन्स को रिसीव करने के बाद जो अजय है वो अपने लॉयर को कंसल्ट करता है टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन फॉर फाइलिंग इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अंडर द CPC 1908। अ क्वेश्चन इज कि विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स मस्ट ही सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 30, ठीक है। CPC ऑर्डर 8 रूल 1 के अकॉर्डिंग 30 डेज है जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 90 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश्ड अंडर सेक्शन 14A क्लॉज 1 ऑफ द कोड ऑफ CPC 1908 रिमेन वैलिड इफ नॉट चेंज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी विड्रॉ कर लिया गया था AIB 20 में, बिकॉज जो रजिस्टर्ड एड्रेस का कंफ्यूजन है वो CPC अमेंडमेंट्स की वजह से है, इसीलिए इसको विड्रॉ कर लिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 क्लॉज A किसका, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, what happens if the claimant fails to submit his statement of claim without sufficient cause। तो उस केस में जो ट्राइब्यूनल है वो टर्मिनेट कर देता है प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन है सेक्शन 25A में। क्लेमेंट अगर फेल हो जाता है तो ट्राइब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स है वो टर्मिनेट कर दी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट इज कि अगर कोई केस जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, तो उस केस में व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सोलमनाइजिंग द मैरिज आफ्टर इट्स डिसीजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज 3 months, वो करेक्ट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैटर भेजा जाता है और डिसीजन आ जाता है तो 3 months के विद इन ही जो मैरिज है वो सोलमनाइज करनी होती है, नहीं तो नोटिस जो है वो लैप्स हो जाती है। The next question is कि what is the maximum term of imprisonment prescribed under section 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 for breach of protection order। So इसका जो correct option है that is option number B, 1 year, ठीक है। section 31 of the this Protection of Women and Domestic Violence Act इस चीज़ को specify करता है, अगर violation होता है तो उस केस में imprisonment up to 1 year plus fine, दोनों ही है। Then next question is related to the PIL, that is public interest litigation। तो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत एक जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कब फाइल हो सकती है, अंडर विच आर्टिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32 के केस में, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में PIL जो है वो फाइल कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 what is the minimum period that must lapse between the publication of notice and the appearance of persons interested before the collector। So again this particular question was withdrawn by the BCI because of some ambiguity etc। तो अब हम लोग next question देखते हैं, that is question number 30। So it states that under which provision can a citizen file a public case in the court of magistrate regarding issues of public interest, ठीक है। तो यहाँ पे जो correct option है that is option number C, under section 133 of the CRPC 1973, ठीक है, जो कि बात करता है पब्लिक न्यूसेंस की, अनसेफ बिल्डिंग्स की, ब्लॉक रोड्स की एक्सेट्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44AA दैट इज AA clause 2 सब clause 1 of the income tax act of 1961, a person carrying on business must maintain books of account if income from business or profession exceeds, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं वो कब मेंटेन करनी होती है, तो वो तब मेंटेन करनी होती है जब आपके जो अकाउंट्स हैं वो एक्सीड करते हैं ₹1,20,000 से ज़्यादा, ठीक है। इस केस में जो बुक्स हैं वो मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970 से। वो कहता है कि विच सिचुएशन प्रिवेंट्स अ पेटेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बीइंग पब्लिश्ड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हेन सीक्रेसी डायरेक्शन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35, ठीक है। तो पेटेंट एक्ट सेक्शन 35 के अंडर नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीक्रेसी डायरेक्शन जो है अगर होता है तो उस केस में पब्लिकेशन नहीं होती है। द नेक्स्ट इज की गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है दूसरा रीजनिंग, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना
करना है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज असर्शन स्टेट्स कि एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन अ न्यूज़पेपर declared forfeited may apply to the High Court to set aside the declaration within 2 months of its publication in the official gazette. तो ये जो है वो ट्रू है. देन इसकी जो रीजनिंग है वो कहती है बट द स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर सच एप्लीकेशंस मस्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एक्जैक्टली 3 जजेस रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाई कोर्ट. तो ये जो है फॉल्स है, ऐसा कोई भी रूल जो है नहीं है. इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. देन अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेट्स दैट अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑफ 2023 admissions are generally relevant and may be proved against the person making them but cannot ordinarily be proved by or on behalf of that person. ठीक है. और स्टेटमेंट टू जो है वो कहता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि एन एडमिशन कैन स्टिल बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट if it relates to the existence of a state of mind or body made at or about the time when such condition existed and is supported by conduct showing its truthfulness. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ये है, क्या कहते हैं, डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से टाइप का अलाउंस जो है वो क्वालिफाई करता है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. सो द वेरी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि ग्रांट की जाती है टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो डिडक्टेबल होता है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36. यहाँ अगेन दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है एंड हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो चूज करना है आउट ऑफ द गिवन वंस. तो इसका जो स्टेटमेंट वन है वो कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर बिना कंसिडरेशन के बना हो, ड्रॉ हो या फिर एक्सेप्ट या ट्रांसफर हो, तो पार्टीज के बीच पेमेंट की कोई लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं होती है. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज जो सेक्शन 43 है ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881 वो कहता है कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिना कंसिडरेशन के बना हो तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा बाकी पार्टीज के बीच एनफोर्सिएबल जो है वो नहीं होता है. मतलब अगर ए ने बी को एक चेक दिया बिना किसी पैसे या वैल्यू के, तो बी उस चेक को ए के अगेंस्ट लीगली एनफोर्स नहीं कर सकता जब तक वो होल्डर इन ड्यू कोर्स ना हो. ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट वन है वो ट्रू है. वहीं अब देखते हैं स्टेटमेंट टू. तो वो कहता है कि अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कंसिडरेशन दिया गया था वो पार्टली फेल हो जाए, तो होल्डर सिर्फ उतनी ही अमाउंट रिकवर कर सकता है जितनी कंसिडरेशन उसको एक्चुअली मिली है. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज सेक्शन 44 कहता है कि जब कंसिडरेशन पार्शियली फेल हो जाए तो होल्डर इन इमीडिएट रिलेशन सिर्फ उसी प्रोपोर्शन तक रिकवरी कर सकता है जितनी कंसिडरेशन एक्चुअली मिली हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को ₹10,000 का चेक दिया किसी सर्विस के लिए और बी ने सिर्फ ₹6,000 वर्थ का ही काम किया, तो बी सिर्फ जो वो 6,000 है वही लीगली रिकवर कर सकता है, पूरे जो 10,000 है वो नहीं ले सकता. इसलिए जो स्टेटमेंट टू है वो भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों ही करेक्ट है. तो इसलिए जो आपको ऑप्शन नंबर डी है दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसमें एक स्टेटमेंट है और वो बोल रहा है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर अगर कोई ऑफेंस कंपनी के द्वारा होता है तो कंपनी भी जो है वो गिल्टी होती है, और जो ऑफिसर्स कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे दैट इज इन चार्ज एंड जो रिस्पॉन्सिबल थे वो भी गिल्टी जो है वो माने जाते हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो है वो भी दिया गया है कि अगर कोई ऑफिसर ये प्रूव कर दे कि उसने ये ऑफेंस, मतलब उससे जो है इस ऑफेंस के बारे में किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी या उसने ऑफेंस को रोकने के लिए ड्यू डिलिजेंस की थी, तो वो ऑफिसर जो है वो लाइबिलिटी से बच सकता है. और इसके बाद हमें कंक्लूजन्स गिवन है, दो कंक्लूजन, जिसमें कि पहला कंक्लूजन कहता है कि अ कंपनी एज वेल एज इट्स रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स में बी हेल्ड लायबल फॉर एनवायरमेंटल ऑफेंसेस. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक्ट क्लियरली बोलता है कि कंपनी भी गिल्टी है और जो लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं वो भी गिल्टी है. इसलिए जो कंक्लूजन वन है दैट फॉलोज. देन कंक्लूजन टू जो है वो कहता है कि एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी कैन नेवर एस्केप लायबिलिटी वंस द कंपनी इज फाउंड गिल्टी. तो ये गलत है क्योंकि खुद लॉ ये कह रहा है कि अगर ऑफिसर प्रूव कर दे कि उसने जो है ऑफेंस है उसके बारे में नहीं पता था या फिर उसने ड्यू केयर ली थी, तो वो लायबिलिटी से बच सकता है. तो इसलिए ये कहना कि ऑफिसर कभी नहीं बच सकता ये लॉ के अगेंस्ट है. सो जो कंक्लूजन टू है दैट डज नॉट फॉलो, और इसीलिए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24A के अंडर जब आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट करते हो तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और क्वेश्चन है कि कितना परसेंटेज डिडक्शन जो है वो मिलता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन वन है दैट इज 20%, तो ये गलत है बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट में 20% का कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं दिया गया है. देन ऑप्शन बी दैट इज 40%, ये भी गलत है क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. देन ऑप्शन सी दैट इज 30%, तो ये बिल्कुल सही है बिकॉज सेक्शन 24A कहता है कि
एनुअल वैल्यू का 30% ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे आपने किसी भी टाइप का कोई खर्चा किया हो या फिर ना किया हो। इसका मतलब है कि अगर किसी घर से आपकी एनुअल इनकम जो है, एनुअल वैल्यू जो है वो ₹1 लाख है, तो वहाँ पे जो 30,000 है वो ऑटोमेटिकली माइनस होगा और टैक्स सिर्फ 70,000 पर लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो सही ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज इशूड फॉर एक्वायरिंग मिस्टर मेहताज फार्मलैंड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894, ठीक है, he notices that the income from his crops steadily decreases until the authorities finally take possession. He approaches the court claiming compensation for this reduction in profits. According to the act, what type of loss is compensable in such a case? ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंडर मिस्टर मेहता जो है उनकी फार्म लैंड एक्वायर करने का नोटिफिकेशन इशू कर दिया। नोटिफिकेशन के बाद से जब तक एक्चुअल पोजीशन लिया गया तब तक मिस्टर मेहता की क्रॉप इनकम जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अब वो कोर्ट से पूछ रहा है कि मुझे जो फार्मिंग प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन इज लॉस ड्यू टू फॉलिंग लैंड प्राइसेस इन द मार्केट। तो अगर मार्केट में ज़मीन के रेट्स गिर जाए वो गवर्नमेंट की एक्विजिशन की वजह से नहीं होता, इसलिए मार्केट फ्लक्चुएशन का लॉस कॉम्पनसेट जो है वो नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ टेनेंट एग्रीमेंट्स। टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना जो है वो एक प्राइवेट कमर्शियल लॉस है, ये एक्विजिशन प्रोसेस का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता, इसलिए कॉम्पनसेट जो है वो नहीं होता अगेन। और तीसरा ऑप्शन इज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नियर बाय एरियाज। अगेन अगर किसी वर्कर की जॉब चली गई वो इनडायरेक्ट लॉस है। लैंड एक्विजिशन एक्ट सिर्फ लैंड ओनर के डायरेक्ट लैंड रिलेटेड लॉस को कवर करता है। ठीक है, तो अगेन ये ऑप्शन भी गलत है। एंड लास्ट इज बोनाफाइड डायमिन्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ड्यू टू एक्विजिशन प्रोसेस। तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है और इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो AIB के से जो है विड्रॉ कर लिया गया था, क्वेश्चन पेपर से विड्रॉ कर लिया गया था। इसलिए लीव दिस क्वेश्चन एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन कहता है कि सेक्शन 35A ऑफ CPC 19 नॉट के ए के अंडर अगर कोई पार्टी फॉल्स केस, वेक्सेशियस लिटिगेशन या बस कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए केस फाइल करती है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेटरी कॉस्ट दे सकता है। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और यहाँ क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट जो है वो कोर्ट दे सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इज 2000, सो ये गलत है, CPC ने इससे ज़्यादा की लिमिट दी है। 10,000 ये मॉडर्न अमेंडमेंट्स के बाद हाई कोर्ट्स के रूल्स में हो सकता है, लेकिन सेक्शन 35A CPC में स्टैट्यूटरी लिमिट जो है वो 3,000 ही है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 3,000 वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 35A का पर्पस है फ्रिवलस केसेस को डिस्करेज करना ताकि लोग बस टाइम वेस्ट करने के लिए कोर्ट में केस फाइल ना करें, इसलिए लॉ ने एक कैप यानी कि लिमिट लगाई है, दैट इज ₹3,000 मैक्सिमम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन यानी कि एक्सेप्टर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और लेटर या ईमेल भेजता है तो प्रपोजल के अगेंस्ट जो एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट होता है। सो सबसे पहला ऑप्शन है कि व्हेन द एक्सेप्टर प्रिपेयर्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये गलत है, सिर्फ लेटर लिखने से एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो भेजा नहीं गया, प्रपोजल तक रीच नहीं कर सकता तब तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा इज व्हेन इट इज डिस्पैच्ड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस प्रपोजल के अगेंस्ट तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट बॉक्स में डाल देता है या ईमेल जो है वो भेज देता है, यानी जब वो एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर चली जाती है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राहुल जो है वो रेंट करता है एक शॉप को। ठीक है, राहुल एक शॉप रेंट पर चला रहा है, यानी ये एग्रीकल्चरल लीज नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग लीज भी नहीं है, और ये एक कमर्शियल या फिर रिटेल पर्पस का जो है वो लीज है, और पार्टीज़ के बीच कोई भी मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं है। इसलिए अब लॉ देखेगा अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टू एंड द लीज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड नोटिस पीरियड। ठीक है, इस लीज को एंड करने के लिए रिक्वायर्ड नोटिस पीरियड क्या है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 15 डेज नोटिस। ठीक है, क्योंकि रिटेल शॉप जो है वो अदर पर्पसेस के लिए है, इसीलिए 15 डेज। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ लीज के अकॉर्डिंग नोटिस पीरियड्स जो है वो वहाँ पे डिफाइन है। अगर वो एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग टाइप के काम के लिए लीज है तो 6 मंथ्स या फिर 180 डेज, और अदर पर्पसेस यानी कि शॉप हो गई, ऑफिस हो गया, रेजिडेंस हो गया, कुछ भी एक्सेट्रा के पर्पसेस के लिए लिया गया है तो वहाँ पे 15 डेज का नोटिस पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड है। और राहुल का शॉप अदर दैन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आता है, इसलिए 15 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 143 के अंडर जब चेक बाउंस का केस यानी कि सेक्शन 138 समरी ट्रायल के थ्रू सुना जाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो मैक्सिमम कितनी जेल जो है वो दे सकता है, कितना इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 143 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो है वो कहता है कि समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे सकता है, चाहे सेक्शन 138 में नॉर्मल पनिशमेंट 2 साल तक हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल ट्रायल 2 ईयर्स तक हो सकती है, लेकिन समरी ट्रायल में सिर्फ 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 157 है वो कहता है कि जब कंपनी को डायरेक्टर्स के जो DIN दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 मिल जाती है, तो कंपनी को 15 डेज के अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सभी डायरेक्टर्स के डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सबमिट करने होते हैं प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। ठीक है, अगर कंपनी ये काम नहीं करती है तो उस केस में पेनाल्टी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंक्लूजन्स हैं वो गिवन। पहला कंक्लूजन स्टेट्स कि इफ अ कंपनी फेल्स टू फर्निश द डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इट कैन बी पीनलाइज्ड। तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि फेलियर टू कंप्लाई जो है वो अट्रैक्ट करता है पेनाल्टीज को, इसलिए अगर कंपनी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देती तो कंपनी पर पेनाल्टी जो है वो लगेगी, इसलिए कंक्लूजन 1 जो है दैट फॉलोज। देन कंक्लूजन 2 का एनालिसिस अगर करते हैं तो वो कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट इज आल्सो लायबल फॉर पेनाल्टीज। तो ये भी बिल्कुल सही है। कंपनीज एक्ट के पेनाल्टी प्रोविजंस में जनरली लिखा होता है कि कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल। ठीक है, मतलब सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि जो डायरेक्टर मैनेजर या ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है वो भी पर्सनली लायबल होता है। ठीक है, इसलिए जो कंक्लूजन 2 है दैट ऑल्सो फॉलोज। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट इज बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 से, एंड इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 स्टेट्स की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है कब, अगर सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करे या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कहे या पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेक्शन 37 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकती है 3 केसेस में, सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर, उसके ऑथराइज्ड एजेंट के रिक्वेस्ट पर या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, देन स्टेटमेंट 2 जो है वो कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बिना सब्सक्राइबर को सुने का मौका दिए इनडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दैट बिकम्स करेक्ट ओवर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग जब किसी एम्प्लॉयर से फाइन रिकवर होता है क्योंकि उसने चाइल्ड या फिर एडोलसेंट लेबर यूज़ किया, तो गवर्नमेंट जो है 15,000 अपनी तरफ से और चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड में डिपॉजिट करती है हर एक अफेक्टेड चाइल्ड के लिए। ठीक है, और ये फंड बैंक में डिपॉजिट या फिर इन्वेस्ट होता है और जो इंटरेस्ट आता है वो भी उस चाइल्ड को ही मिलता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई आपकी। अब यहाँ पे कंक्लूजन है कि कंक्लूजन 1 इज कि चाइल्ड को रुपीज़ 15,000 के साथ साथ उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है, आपको अबव स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन है, इसलिए कंक्लूजन 1 फॉलोज। और जो कंक्लूजन 2 है वो कहता है कि गवर्नमेंट फाइन के अलावा कोई पैसा जो है वो डिपॉजिट नहीं करती, तो ये गलत है। स्टेटमेंट क्लियरली बोल रहा है कि गवर्नमेंट रुपीज़ 15,000 क्रेडिट करती है हर चाइल्ड के लिए जो एम्प्लॉयर के फाइन के अलावा होता है, मतलब एम्प्लॉयर फाइन अलग होता है और जो गवर्नमेंट का 15,000 है वो अलग होता है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ गवर्नमेंट फाइन ही डिपॉजिट करती है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47 अगेन असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे असर्शन कहता है कि भारतीय न्याय संहिता ऑफ 2023 कुछ फॉर्म्स ऑफ गैंग रेप के लिए डेथ पेनाल्टी प्रिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर गैंग रेप के बाद विक्टिम की डेथ हो जाए या विक्टिम परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए तो डेथ पेनाल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा जो है वो दी जाती है। देन रीजनिंग जो है इसकी वो कहता है कि इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि सारे जो सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल हो जाए। ठीक है, तो ये गलत है बिकॉज डेथ पेनाल्टी देने का पर्पस जो है वो ये होता है कि क्राइम की ग्रेविटी को रिफ्लेक्ट करना या फिर स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट करना या फिर विक्टिम को एक्सट्रीम जस्टिस देना। ठीक है, बेलेबिलिटी का डिसीजन अलग प्रोविजन से होता है, सिर्फ डेथ पेनाल्टी देने का मतलब ये नहीं है कि सारे सेक्शुअल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल बन जाए, इसलिए रीजनिंग जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाती है और इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो कहता है कि अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन कोर्ट के सामने उस टाइम के
अंदर अपीयर हो जाता है, जो प्रोक्लेमेशन में दिया गया है, तो कोर्ट अटैच प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज कर देगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट इसका रीज़न जो है वो कहता है कि प्रॉपर्टी अटैच करने का पर्पस ये होता है कि पर्सन कोर्ट के सामने आए, उसको परमानेंटली उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव करना, ये उसका पर्पस नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। इसमें एक स्टेटमेंट गिवन है। तो स्टेटमेंट कहता है कि अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू कंपनीज रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर आर्बिट्रेशन क्लॉज। ठीक है, और स्टेटमेंट वन जो है वो बोलता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में ये लिखित होना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स, ईमेल्स, टेलीग्राम्स एक्सेट्रा में हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 कहता है कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स, ईमेल्स, टेलेक्स या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हो सकता है। इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। फिर स्टेटमेंट टू जो है वो कहता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सिर्फ पार्टीज के कंडक्ट से इम्प्लाइड हो सकता है बिना किसी रिटन प्रूफ के, तो ये गलत है, बिकॉज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कंपल्सरीली रिटन होना चाहिए, सिर्फ बिहेवियर या कंडक्ट से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अज्यूम नहीं किया जा सकता। इसलिए जो स्टेटमेंट टू है दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, दैट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 50। तो यहाँ पे अगेन हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, और वो कहता है कि एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के अकॉर्डिंग जब स्टेट बार काउंसिल का टर्म खत्म हो जाता है और इलेक्शन नहीं हुआ होता, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाता है जिसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है वो चेयरमैन और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और ये स्पेशल कमेटी स्टेट बार काउंसिल के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जब तक नया काउंसिल फॉर्म नहीं होता, और इलेक्शन 6 मंथ्स के अंदर जो है वो होना चाहिए, लेकिन बीसीआर रिकॉर्डेड रीजंस के साथ इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। अब कंक्लूजन वन जो है वो कहता है कि स्पेशल कमेटी डिसिप्लिनरी मैटर्स भी हैंडल कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए कंक्लूजन वन फॉलोज। एंड जो कंक्लूजन टू है दैट स्टेट्स की बीसीआई 6 मंथ्स इलेक्शन पीरियड एक्सटेंड कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज स्टेटमेंट में क्लियरली गिवन है कि अनलेस द पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सो कंक्लूजन टू ऑल्सो फॉलोज। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follow. Now let's move on to question number 51. Again we have two statement based questions over here. So statement वन कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम निकालते वक्त जो एनुअल वैल्यू है उसका 30% डिडक्शन मिलता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 वो कहता है कि एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, चाहे आपने कोई खर्चा किया हो या फिर नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देन स्टेटमेंट टू जो है वो कहता है कि अगर घर बोरोड कैपिटल से बनाया या खरीदा गया है, तो उस केस में इंटरेस्ट डिडक्शन है दैट इज अलाउड मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीस तक का। ठीक है, कंडीशंस के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 क्लॉज बी इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए होम लोन इंटरेस्ट की जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 2 लाख होती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन विद इन टाइम एक्सेट्रा। इसलिए स्टेटमेंट टू जो है वो भी बिल्कुल सही है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर मिताक्षरा जॉइंट हिंदू फैमिली में जो डॉटर है वो भी बर्थ से कोपासनर होती है, बिल्कुल सन की तरह। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि सन्स होते हैं। तो येस, अकॉर्डिंग टू 2005 अमेंडमेंट के बाद जो सेक्शन 6 है ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट वो कहता है कि डॉटर बाय बर्थ कोपासनर होती है इन जॉइंट हिंदू फैमिली, जैसे एक सन होता है। ठीक है, मतलब कि बेटी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है। ठीक है, पार्टीशन का राइट है उसका, और कोपासनरी के साथ राइट्स जो है वो मिलते हैं। इसलिए जो असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है। रीजन इज कि इस प्रोविजन के तहत बेटियों को कोपासनरी प्रॉपर्टी में वही राइट्स, लाइबिलिटीज और डिसेबिलिटीज मिलती हैं जो बेटों को मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही हो जाता है। देन क्वेश्चन 53 स्टेट्स की सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो कहता है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल प्रपोजल जैसा ही होना चाहिए, यानी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अगर ऑफरी एक्सेप्टेंस देते वक्त कोई भी नई कंडीशन या टर्म जो है वो ऐड कर देता है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वो पूछता है कि व्हाट इज द लीगल इफेक्ट इफ एन ऑफरीज रिस्पॉन्स टू अ प्रपोजल इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टर्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ऑप्शन नंबर सी है काउंटर प्रपोजल ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, वो करेक्ट है, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंटर प्रपोजल देयर बाय रिजेक्टिंग द ओरिजिनल प्रपोजल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई न्यू टर्म ऐड होता है तो उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं, और वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर
54 अगेन ये रिलेटेड है टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो उसके अंडर जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन जो उसका सेक्शन 25 है वो 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस देता है जहां बिना कंसिडरेशन भी अग्रीमेंट जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा अग्रीमेंट है जो वैलिड होता है डिस्पाइट द लैक ऑफ फ्रेश कंसिडरेशन। तो सबसे पहला इज कि एन ओरल प्रॉमिस बाय ए टू पे ₹5,000 फॉर अ सर्विस बी वॉलंटरली रेंडर्ड टू ए लास्ट मंथ, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज कि रिटन एंड रजिस्टर्ड प्रॉमिस किसी भी हस्बैंड या फिर वाइफ के बीच में आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ये परफेक्टली वैलिड है बिकॉज सेक्शन 25 क्लॉज 1 जो है वो बोलता है कि नेचुरल लव है, अफेक्शन है, प्लस वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। सो ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। वो कहता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लेजिस्लेचर या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अपना कुछ लॉ मेकिंग पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट को देता है ताकि रूल्स रेगुलेशंस एक्सेट्रा जो है वो बनाए जा सके। लेकिन लेजिस्लेचर अपनी पूरी पावर ब्लैंक चेक की तरह एग्जीक्यूटिव को नहीं दे सकता। अगर वो अनकंट्रोल्ड लेजिस्लेटिव पावर दे देगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता है। इसको रोकने के लिए जो जुडिशियल डॉक्ट्रीन यूज होती है उसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रा वायर्स, एक्सेसिव डेलीगेशन, कंडीशनल लेजिस्लेशन या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होता है। एंड इस डॉक्ट्रीन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर अपनी एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव को नहीं दे सकता। अगर दे देता है तो वो एक्सेसिव डेलीगेशन माना जाएगा और लॉ जो है वो इनवैलिड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 12 के अंडर अगर किसी का कंसेंट फ्रॉड से लिया गया हो तो मैरिज जो है वो वॉइडेबल होती है और स्पाउस नलिटी का पिटिशन जो है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 12 क्लॉज 2 एक इंपॉर्टेंट बार यानी कि एक तरह का रुकावट हम कहते हैं वो लगाता है। दैट इज अगर फ्रॉड का पता चलने के बाद भी पेटिशनर रिस्पोंडेंट के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहना कंटिन्यू करता है तो बाद में नलिटी का केस जो है वो नहीं फाइल कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बार टू गारंटी द डिग्री, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो एक्सेप्शन है तो वही यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द पेटिशनर हैज लिव्ड विद द रिस्पोंडेंट एज हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। फ्रॉड जानते हुए भी साथ रहना ये अमाउंट्स टू फ्रॉड कंडोन करना, ठीक है। और कॉन्डोनेशन के बाद जो नैलिटी है वो नहीं मिल सकती, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर सेड टू हैव कमेंस्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 का। नंबर 1 इज जब कोई आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट हो जाता है दैट इज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज आर्बिट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, पहले नहीं, ठीक है। देन ऑन द डेट ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट साइन, अग्रीमेंट पहले होता है लेकिन डिस्प्यूट जो है वो बाद में होता है। प्रोसीडिंग्स तब स्टार्ट होती हैं जब कोई डिस्प्यूट जो है वो रेफर होता है, तो ये भी गलत है। देन नेक्स्ट इज कि ऑन द डेट द रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है बिकॉज यही सेक्शन 21 का एग्जैक्ट रूल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा PIL आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपैंड किया था टू इंक्लूड राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऑफ 1991। इस लैंडमार्क PIL केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। और इस केस में पॉल्यूशन से नदी जो है वो खराब हो रही थी और कोर्ट ने इन्वायरमेंट को फंडामेंटल राइट जो है वो बना दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा PIL केस रिजल्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेइंग डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल जो है वो लाया गया था और ऑन द सिमिलर बेसिस इंडिया में जो डॉक्ट्रीन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसको डेवलप किया था, जिसका मतलब है कि अगर कोई हजारस इंडस्ट्री जैसे कि डेंजरस केमिकल्स, गैस एक्सेट्रा से नुकसान होता है तो कंपनी बिना किसी डिफेंस के 100% जो है वो लायबल होती है, ठीक है। और अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो प्रिंसिपल है वो किस केस में दिया गया था, तो वो दिया गया था आपको द वेरी फर्स्ट केस दैट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ओलियम गैस लीक केस ऑफ 1987 के केस में, ठीक है। इस केस में दिल्ली में ओलियम गैस लीक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजार्डस इंडस्ट्री एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेबल लायबिलिटी के साथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसने इंग्लैंड का जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल है उसको रिजेक्ट किया और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का इंडियन डॉक्ट्रीन जो है वो डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 कहता है कि इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पॉइंटेड आउट द रूल ऑफ नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ इज सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन C है दैट इज J मोहापात्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी जो है वो अप्लाई किया था, ठीक है।
और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है, तो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ सिर्फ वही अथॉरिटी अवेलेबल होती है, और अगर वो डिसाइड ना करे तो जस्टिस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब लॉ बोलता है कि इवन अ बायस्ड पर्सन में डिसाइड बिकॉज नेसेसिटी है, ठीक है। और आपको पता है कि नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ का मतलब होता है कि कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी नेसेसिटी अराइज होती है तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन का काम करती है, और वो बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 61, वो कहता है कि सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी के अकॉर्डिंग जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है टू बी एप्लीकेबल ऑन अ सब्सिक्वेंट सूट, उस केस में जो फॉर्मल सूट है उसमें से क्या फुलफिल होना चाहिए। पहला है कि दैट द फॉर्मल सूट हैज़ बीन फाइनली डिसाइडेड और कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू द सब्सिक्वेंट सूट और रिलेट्स टू द सेम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट। एंड द लास्ट इज की द फॉर्मल सूट इज बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो द वेरी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। रेस जुडिकाटा जो है वो रिक्वायर करता है कि फाइनल डिसीजन होना चाहिए, सेम मैटर पे होना चाहिए, सब्सिक्वेंट सूट और सेम पार्टीज के बिटवीन में होना चाहिए, और ये नेसेसरी नहीं है कि जो फॉर्मल सूट है दैट वाज फाइल्ड फर्स्ट, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज की वेयर द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी execution by detention in prison shall not be ordered unless after giving the judgment debtor an opportunity of showing cause that the court is satisfied that the ठीक है। तो पहला ऑप्शन इज कि जजमेंट डेटर जो है वो लाइकली है टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। दूसरा इसकी जो जजमेंट डेटर है उसने बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द डिक्री वाज पास्ड डिसऑनेस्टली ट्रांसफर किया है उस प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट को। तीसरा इसकी डिक्री इज फॉर अ सम फॉर विच द जजमेंट डेटर वाज बाउंड इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी टू अकाउंट। एंड चौथा इसकी जजमेंट डेटर हैज और हैज हैड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री द मीन्स टू पे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ द डिक्री एंड नेग्लेक्टेड टू पे द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो सिविल प्रिजन अलाउड है ओनली इफ एब्सकॉन्डिंग का केस है, फिड्यूशरी डेट का केस है, या मीन्स बट रिफ्यूजेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, जो कि कहता है कि एज पर सीपीसी 1908 के अकॉर्डिंग एक एक्स पार्टी डिक्री जो है वो कब सेट असाइड की जा सकती है अगेंस्ट अ डिफेंडेंट। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज व्हेन द डिफेंडेंट सैटिस्फाइज दैट द कोर्ट दैट द समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व, ठीक है, उस केस में सेट असाइड की जा सकती है कोई भी एक्स पार्टी डिग्री। एंड दूसरा इसके जब वो सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, उस केस में भी सेट असाइड हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। देन क्वेश्चन 64 स्टेट्स की जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग व्हेन अ कन्फेशन इज मेड बाय अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी तब क्या वो एडमिसिबल होती है अंडर दिस बीएसए 2023। तो बीएसए 2023 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो उसका दिया हुआ जो कन्फेशन है नॉर्मली एडमिसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोएर्शन, प्रेशर और टॉर्चर का रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, तो इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है वही पूछा गया है। पहला इज कि जब वो दिया जाए वॉलंटरली इन राइटिंग, सो पुलिस कस्टडी में वॉलंटरली लिखना भी सेफ नहीं माना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। देन सेकंड ऑप्शन इज कि ओनली इफ इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, सो ये बिल्कुल सही है। मजिस्ट्रेट एक न्यूट्रल जुडिशियल ऑफिसर होता है, इसलिए उसके सामने दिया कन्फेशन जो है वो ट्रस्टवर्दी होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस किस सेक्शन में डील की जाती है, एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर का मेडिकल ओपिनियन, या फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है कोई, या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, या साइंस आर्ट फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट, तो ये कौन से प्रोविजन में गिवन है, तो ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 39 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऑफ 2023, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विद बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अदर ओकेजन, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो, द एविडेंस इज एडमिसिबल, ठीक है। तो यहाँ ओरल एविडेंस रिटन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा बल्कि एक सेपरेट ट्रांजैक्शन को प्रूव कर रहा है, इसलिए ये एडमिसिबल है, ठीक है। फिर दूसरा इज की ए अग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी 1000 rupees on 1st March 2023, the fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st March 2023 can be proved, ठीक है। तो यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली बोलता है कि 1000 रुपये पेबल है ऑन 1st March 2023। अब अगर कोई बोले कि ओरल अग्रीमेंट हुआ था कि 31st मार्च को पे करना है, तो ये रिटन टर्म को चेंज कर रहा है जो अलाउड नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है।
थर्ड भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोएशन जैसे फैक्टर्स ओरल एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट रिटन ना हो, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जो लास्ट है दैट इज ए ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम बी बाय अ लेटर इन विच नथिंग इज सेड एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्ट्स द गुड्स ऑन डिलीवरी। बी सीज ए फॉर द प्राइस, ए में शो दैट द गुड्स वर सप्लाइड ऑन क्रेडिट फॉर अ टर्म स्टिल अनएक्सपायर्ड। ठीक है, तो अगर टाइम ऑफ पेमेंट लिखा नहीं है तो ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है कि क्रेडिट पे दिया गया था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 66 का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 जब कोई टू पर्सन्स जो है कब उनको बोला जाता है कि दे आर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 3 का क्लॉज जी है वो बात करता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, जिसका मतलब होता है ऐसे क्लोज ब्लड या मैरिटल रिलेशंस जिनके बीच शादी लीगली अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हम पहला देखते हैं, तो पहला इज कि वन इज अ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर इंक्लूडिंग रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा इज कि स्पाउस है किसी भी लीनियल असेंडेंट या फिर डिसेंडेंट का, हाफ यूट्राइन या फिर फुल ब्लड। ठीक है, जैसे कि स्टेप मदर या फिर सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, तो लॉ ब्लड रिलेशन के साथ साथ मैरिटल रिलेशन भी इंक्लूड करता है, तो ये भी करेक्ट है। देन थर्ड इज वाइफ ऑफ ब्रदर, अंकल और ग्रेट अंकल, तो ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट इज कि ब्रदर सिस्टर या फिर अंकल नीस के बीच या फिर आंट नेफ्यू के बीच या फिर कजन्स के बीच, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये सब प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इसलिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ले डाउन है कि दैट इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन कि वो प्रोटेक्ट करे और वो इम्प्रूव करे नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन का एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे, जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो ये आपको गिवन है आर्टिकल 51A(g) में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज कि द ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 आर दैट, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसके अंदर वाइफ को डिवोर्स का राइट मिलता है अगर हस्बैंड ने कुछ स्पेसिफिक गलतियां जो हैं वो की हो। ठीक है, लॉ में एग्जैक्ट टाइम पीरियड्स गिवन है और यही जो ट्रिक है वो एग्जाम में काम आती है। तो सबसे पहला इज कि वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग 4 years है ना कि 2 years। देन नेक्स्ट इज की हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे 7 years और मोर है। देन थर्ड इज की मैरिटल ऑब्लिगेशंस फेल हो जाते हैं फॉर 2 years, अगेन दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये 3 years है ना कि 2 years। एंड लास्ट इज मेंटेनेंस फेल फॉर 1 year, तो ये भी गलत ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स में टाइम पीरियड गलत गिवन है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, उसमें कहा गया है कि एक टर्म है इंटरमीडियरी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मीन्स, उसका क्या मतलब होता है, मीन्स एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स दैट रिकॉर्ड और प्रोवाइड्स एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड एंड इंक्लूड्स व्हाट, तो इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, तो इसमें आपका सारा ही इंक्लूड होता है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन, साइबर कैफेज, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से रिलेटेड, और यहाँ पे वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट अपीलेबल। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज रिफ्यूजिंग टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8, रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 11, रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर अंडर सेक्शन 9, या फिर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंटरिम मेजर अंडर सेक्शन 7। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, इसमें कहता है कि अंडर सेक्शन 9A जो एक लीगल एड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बार काउंसिल के द्वारा, वो किस किस मेंबर्स से कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेट्स टू दिस एडवोकेट्स एक्ट ओनली, और ये कहता है कि कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 36 जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डील करता है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसपे आपको लिस्ट 1 में कुछ जनरल डिफेंसेस गिवन है जो कि टॉर्ट्स में प्रोवाइडेड होते हैं, और उनका लीडिंग केस लिस्ट 2 में प्रोवाइडेड है, कौन से लीडिंग जजमेंट में ये पर्टिकुलर डिफेंस जो है वो
दिए गए थे, ठीक है। सबसे पहला इज एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। तो एक्ट ऑफ गॉड, फिर है कंसेंट दैट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, फिर इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड लास्ट इज नेसेसिटी, और इनके जो केसेस गिवन है वो है। तो जब हम मैच करते हैं इसको तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। सो इसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 है उसमें जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो कौन कौन से पर्सन से कंसिस्ट करेगा, ठीक है। सो सबसे पहला इज कि चेयरपर्सन एंड 10 अदर मेंबर्स और अ चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ऑप्शन 2 बी जो है वो कहता है कि एक चेयरपर्सन और 5 अदर मेंबर्स। सी एक चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, या फिर अ चेयरपर्सन एंड 10 अदर मेंबर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल काउंसिल में चेयरपर्सन और सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब जो है वो लोग होंगे। देन क्वेश्चन 76 कहता है कि इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हेल्ड किया कि जो प्रियम्बल है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना था, कौन से केस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इन रे बेरीबेरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस ऑफ 1960, ठीक है। इस केस में हालांकि कुछ डिस्कशंस हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेरीबेरी में भी प्रियम्बल को एनफोर्सेबल पार्ट जो है वो नहीं माना, यहाँ से भी प्रियम्बल को जो पार्ट है वो नहीं माना गया था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 77 विच स्टेट्स की इनमें से कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट करता है टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट टू ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 253। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं मतलब कि जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं उसको लागू करने के लिए लॉज जो है वो बना सकता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है कि इनमें से कौन से जजमेंट में जो इशू है ऑफ राइट टू प्राइवेसी वो डील किया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो यहाँ पे मेंशन्ड केसेस हैं दैट इज खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, और एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र, इन सारे ही केसेस में जो प्राइवेसी जो है वो इशू में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। So this question states कि which of the following actions is required if territory is ceded to any other country by the Union of India. So इसका जो correct option है that is option number D, legislative enactment by the parliament and then executive action of the Union of India, ठीक है। Then question number 80 जो है वो कहता है कि जो president है उसने refer किया है a question to the Supreme Court and the Supreme Court as per article 143 of the Constitution of India उसने advice दे दी है president को accordingly, ठीक है। अब can the advice given by the Supreme Court be considered as judicial precedent, ठीक है। जो advice दी गई है क्या वो जुडिशियल प्रेसिडेंट माना जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सी, वो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो ये एडवाइस दी गई है वो जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन है वो लॉ की तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 के अंतर्गत दिया गया एडवाइजरी ओपिनियन है वो जुडिशियली रिव्यूएबल भी नहीं माना गया है क्योंकि वो बाइंडिंग ऑर्डर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 143 के पावर्स एक तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल एडवाइजर के रोल के तौर पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, दैट इज नो बिकॉज इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है क्रिमिनल ट्रायल में डिफेमेशन से। सो इन अ क्रिमिनल ट्रायल ऑफ डिफेमेशन द ट्रायल कोर्ट दैट इज द हाई कोर्ट, ठीक है, हैज रेस्ट्रेन्ड पब्लिकेशन ऑफ एनी न्यूज ऑन द गिवन केस which of the following following constitutional powers has been exercised by the high court while passing given order, ठीक है। सो अगेन किसी दिक्कत के कारण से ये क्वेश्चन जो है वो विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड प्रोविजंस इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 83 में वो कहता है कि इनमें से कौन सा स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज स्केड्यूल 9th स्केड्यूल में ऐसे जो है वो रखा गया है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 84 के साथ आगे। तो इसमें है कि आर्टिकल 32 के संबंध में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। सबसे पहला इसकी जो आर्टिकल है वो साइलेंट है अबाउट द लोकस स्टैंडा है अबाउट हु मे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड दूसरा इसकी द आर्टिकल जो है वो साइलेंट है अबाउट द ऑपोजिट पार्टी अगेंस्ट हुम द रिलीफ अंडर आर्टिकल 32 में बी ग्रांटेड, ठीक है। एंड थर्ड इज द आर्टिकल क्रिएट्स रूम फॉर इवन अ सिक्स्थ टाइप ऑफ रिट विद इन इट्स स्कोप, ठीक है। इनमें से आपको
सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 32 खुद एक रेमेडी है जो सुप्रीम कोर्ट से संपर्क की गारंटी देता है, ना कि एक अलग सब्सटैंटिव राइट देता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स 129 एंड 215 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड possess contempt jurisdiction, ठीक है। what is true about the lower judiciary in the same connection, ठीक है। कंटेम्प्ट दिस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन के केस में लोअर जुडिशरी का क्या स्टैंड है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज उसके जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट के सामने वो कंटेम्प्ट का मामला उठा सकती है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट को उसके हाई कोर्ट के सामने उठाया जा सकता है। ये जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के केस में ये हेल्ड हुआ था कि एन एडवोकेट जो है वो गिल्टी है ऑफ मिसकंडक्ट कब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज इंटरफेयरिंग इन अ क्रिमिनल ट्रायल बाय अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस, ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें आपको मैच करना है। इसमें आपको पहले जो है कुछ वो दिए गए हैं प्रोविजंस दैट इज लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी एक्सेट्रा, और उनके रेलेवेंट सेक्शंस गिवन है आपको लिस्ट नंबर 2 में, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि आपको जो पहला वाला है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 16 में, वहीं पनिशमेंट फॉर बाइगेमी प्रोवाइडेड है सेक्शन 17 में, जुडिशियल सेपरेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 10 में, एंड वॉइडेबल मैरिजेस जो है वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 12 में, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाता है, ये आंसर जो है करेक्ट हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Then next question is कि under the Indian Contract Act of 1872 what happens if the principal debtor leaves part of the debt unpaid and there are two or more co-sureties, ठीक है। इस केस में क्या होता है, तो इस केस में सभी co-sureties बराबर में पैसा जो है वो भरेंगे, ठीक है। ये सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द co-sureties share the unpaid portion in equal contribution, ठीक है। उनकी बराबर की हिस्सेदारी जो है वो रहेगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963। इसमें पूछा गया व्हेन कैन अ डिफेंडेंट इन पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बी कंपेल्ड टू डिलीवर इट टू द प्लेंटिफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेट्स टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट 1 कहता है कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर 2 और मोर स्टेट्स एक्सरसाइजेस द सेम जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी, जैसा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल करती है फॉर दोज स्टेट्स, ठीक है। और दूसरा इज कि फॉर पर्पसेस ऑफ कंटेम्प्ट द ट्राइब्यूनल एक्सरसाइजेस पावर्स सिमिलर टू दोज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड रेफरेंसेस टू हाई कोर्ट इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 आर कॉन्स्टिट्यूट टू इंक्लूड सच ट्राइब्यूनल्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, क्योंकि ये दोनों ही गिवन स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन बेस्ड है, जिसमें कहता है कि एक जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब कि लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। तो ये बिल्कुल सही है। और इसका जो रीजन प्रोवाइडेड है वो है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ओनली मेक रिकमेंडेशंस ऑन अ मनी बिल विद इन 14 days, बट द हाउस ऑफ पीपल में एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम एंड इन आइदर केस द बिल इज डीम्ड टू बी पास, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है इसका जो रीजनिंग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ठीक है, एंड दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। द डायरेक्टर्स इग्नोर दिस ऑब्लिगेशन एंड द फर्म कमेंसेस बिजनेस एक्टिविटीज विदाउट फाइलिंग द डिक्लेरेशन। अब इस केस में कितनी पेनाल्टी जो है वो इम्पोज की जा सकती है ऑन द कंपनी, ठीक है, फॉर सच नॉन कंप्लायंस। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज 50,000, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज कि मल्टीपल ऑफेंसेस वो कैरी करते हैं डिफरेंट पनिशमेंट्स को, बट इट इज अनक्लियर विच वन हैज बीन कमिटेड। हाउ डज सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इंश्योर प्रोपोर्शनल जस्टिस, ठीक है। तो वो कैसे इंश्योर करता है, तो वो इंश्योर करता है सबसे पहले ऑप्शन के तहत, दैट इज बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद द लोएस्ट प्रिस्क्राइब टर्म। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। 94 जो है वो बात करता है कि मिस्टर एक्स जो है वो बेकरी एक ओन करते हैं और वो एक 16 ईयर के ओल्ड एडोल्सन को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट एक्स गिव्स एवरी संडे ऑफ एज हज वीकली हॉलीडे, और 2 महीने के बाद एक्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो उसका वीकली हॉलीडे जो है वो चेंज करके वेंसडे कर देंगे इंस्टेड ऑफ संडे, एंड वो इसकी जो नोटिस है वो बेकरी के वॉल पे भी स्टिक कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड एडोल्सन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 ये जो चेंज है वो कैसा है, ठीक है। तो ये जो चेंज है वो इनवैलिड है सिंस वीकली हॉलीडेज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 3 months, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्योंकि विद इन 2 months
मंथ्स ही, मतलब आफ्टर 2 मंथ्स ही उसको चेंज किया था, इसलिए ये इनवैलिड हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज कि विच पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, तो ये बहुत ही डायरेक्ट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बेयर एक्ट रेफर करना है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज एक ऐसा पर्सन जो कि परचेज करता है गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पज, वो जो है कंज्यूमर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question again relates to assertion and reason। तो यहाँ कहता है assertion, the president of India, उनके पास power है to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of an offence in cases where the punishment is by a court martial or where the sentence is death। ठीक है, and next इसका जो reason है that is this power under article 72 overrides and completely nullifies the powers of the governor to commute or remit a death sentence under state law। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज ए जो है वो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर एक जो मजिस्ट्रेट है वो इशू कर सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्डेंट को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम कमिटिंग एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कॉन्टैक्टिंग द अग्रीव्ड पर्सन, एलिनेटिंग एसेट्स और स्त्रीधन विदाउट परमिशन और कॉजिंग हार्म टू हर डिपेंडेंट्स। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन 1 जो है वो कहता है कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है दैट कैन कवर नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस बट ऑल्सो फाइनेंशियल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और जो दूसरा है वो कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है उसको इस एक्ट के तहत अग्रीव्ड पर्सन की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा वाइड पावर्स जो है वो गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हैं। ठीक है, एंड एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसमें वायलेंस में सिर्फ शारीरिक यानी कि फिजिकल वायलेंस ही नहीं बल्कि इमोशनल, वर्बल और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2 जो है वो फॉलो करता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में जो आपका इमोशनल इकोनॉमिक अब्यूज़ है वो भी इंक्लूडेड है और मजिस्ट्रेट विक्टिम को प्रोटेक्शन ऑर्डर देने के वाइड पावर्स रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन को इन अप्लाइंग फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज द प्लेस विद द एप्लीकेंट ऑर्डिनरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस जो है उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो निर्धारित होती है। The next is कि if a convict sentenced to life imprisonment is being considered for remission fractions under section 57 of the Indian Penal Code, which equivalent term of years is applied by the court। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 20 years of imprisonment वो करेक्ट ऑप्शन है। Now we have reached the last question। क्वेश्चन 100 states कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन में 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस कंप्लीट होना मैंडेटरी नहीं होता ग्रेट्युटी के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेट्युटी क्लेम करता है तो उसने एम्प्लॉयर के साथ कम से कम 5 साल कॉन्टिन्यूस सर्विस जो है वो की होनी चाहिए, लेकिन एक्ट ने कुछ स्पेशल सिचुएशंस में इस रूल को जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। और इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज। इस केस में अगर एम्प्लॉय एक्सीडेंट से मर जाता है या फिर किसी डिजीज या एक्सीडेंट की वजह से परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो लॉ ह्यूमेन अप्रोच लेता है और कहता है चाहे 1 साल काम किया हो या 3 साल, ग्रेट्युटी जो है वो देनी पड़ेगी। इसलिए जो ऑप्शन सी है दैट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव लाइक completed the discussion of AIB 20's question paper। I hope you would have understood the video and all the questions and how the questions are being asked in the AIB exams from now onwards। okay, उनका क्या कहते हैं उनकी डिफिकल्टी का लेवल क्या है आपको इस क्वेश्चन पेपर से समझ में आया होगा। एंड ट्राई टू लाइक प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन इन दिस फॉर्मेट ओनली बिकॉज आने वाले टाइम में जो पेपर्स का लेवल है, जो कॉम्पिटिशन का लेवल है वो इंक्रीज ही होगा। ठीक है, सो विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग किसी अगली वीडियो में किसी और चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।